मेरा नाम आयला है। आज मेरे भाई की शादी का दिन था। मैं पिछले 15 दिनों से शादी की तैयारियों में इतनी मसरूफ थी कि मुझे वक्त का एहसास ही नहीं रहा। हर तरफ रौनक थी, घर सजा दिया गया था और सब कुछ बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश की जा रही थी। आखिरकार वो दिन आ गया जब हम अपने भाई की दुल्हन को लेकर घर वापस आए। तमाम दिन की थकावट, रसूम और रिवाज और खुशी के लम्हात ने मुझे मुकम्मल तौर पर थका दिया था। जब मैं अपने बिस्तर पर लेटी तो मुझे लगा जितनी खुशी शादी से मिली थी, इतनी ही थकावट भी थी। सर में दर्द था, जिस्म टूट रहा था, लेकिन दिल में इत्मीनान था कि सब कुछ बखैरियत अंजाम को पहुंचा। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि सब ठीक रहा। मैं अपनी गुड़िया जैसी खूबसूरत भाभी को घर लेकर आई थी। मैं थोड़ी देर पहले के मनाजिर सोच रही थी। मेरी भाभी मेरे भाई कासिम के साथ कितनी खूबसूरत लग रही थी। गांव की औरतें बार बार मेरी अम्मी से कह रही थी, बहन, ये लड़की कहाँ से ढूंढ कर लाई हो? हमें तो आज तक ऐसी बहू नहीं मिली। ये सुनकर मेरी उम्मी फूल की तरह खिल उठी। वो कहने लगे, ये तो मेरे बेटे का नसीब है कि उसे इतनी खूबसूरत बीवी मिली है। मैं यही बातें सोचकर मुस्करा रही थी, अचानक मेरे भाई की गुस्से से चलाने की आवाज़ सुनी। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। मेरा भाई बहुत नरम मिजाज था। मैंने कभी उसकी ऊंची आवाज़ नहीं सुनी थी। आज इस की शादी की पहली रात थी और वो इस कदर गुस्से से चला रहा था। मेरे ज़हन में अजीब अजीब ख्यालात आने लगे। मैं फौरन उठकर बाहर निकली तो मेरी उम्मी पहले से ही कमरे से बाहर मौजूद थी। भाई कासिम ने गुस्से में अपने सर से सहरा उतारकर एक तरफ फेंका। वो कह रहे थे, सदिया किधर है? ये क्या तरीका है? आज हमारी जिंदगी की नई शुरुआत है और वो कमरे में मौजूद नहीं है। ये सुनकर मेरी उम्मी का चेहरा पीला पड़ गया। वो कहने लगी, बेटा, ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग ठीक है? नई नवेली दुल्हन अपने कमरे में नहीं होगी तो और कहाँ जा सकती है? हो सकता है वो वॉशरूम में हो। ये कहकर उम्मी ने भाई को एक तरफ किया और खुद कमरे में दाखिल हो गई। मैं भी भाई को देख रही थी। उनका चेहरा पसीने से शराबूर था और आंखें गुस्से से सुर्ख हो चुकी थी। मैं भी उम्मी के पीछे पीछे कमरे में दाखिल हो गई। सामने पूरा कमरा खाली था। मैंने खुद इस कमरे को दुल्हन की तरह सजाया था। हर चीज वैसी की वैसी रखी थी, लेकिन सदिया भाभी वहां मौजूद नहीं थी। अम्मी ने वॉशरूम खोला, बिस्तर के नीचे देखा, लेकिन भाभी कहीं ना थी। हमें शदीद तशवीश होने लगी। अम्मी कहने लगे, अभी कुछ देर पहले ही तो मैंने इसे यहाँ कमरे में बिठाया था और 10 मिनट बाद तुम कमरे में आ गए। भला इतनी देर में वो कहाँ जा सकती है? ये सुनकर भाई गुस्से से आग बबूला हो गए। वो मारे गुस्से के घर से बाहर निकल गए। कहने लगे, लगता है इसने मेरी इज्जत रौंद कर अपने मैके चली गई है। अगर उसे वहां न पाया तो कल ही तलाक के कागजात इसके घर वालों को भिजवा दूंगा, और अगर मिली तो फिर देखना मैं क्या करता हूं। पूरे खानदान के सामने मेरी नाक कटवा रही है। भाई शदीद गुस्से में थे। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो किसी की एक ना सुने। घर से चले गए। ये सुनकर मेरी और उम्मी के हाथ पांव फूल गए। अम्मी कहने लगे, न जाने अब क्या होगा। वो लड़की पता नहीं कहाँ चली गई। ज्यादातर लोग इस वक्त सो चुके थे। अगर खानदान तक ये बात पहुंच गई तो बहुत बेइज्जती होगी। कासिम जिस कदर गुस्से में है, मुझे डर है कि कहीं वो इसे तलाक ही न दे दे। ये बातें सुनकर मैं भी काफी घबरा चुकी थी। सारी थकावट और नींद गायब हो चुकी थी। आखिर भाभी कहाँ जा सकती थी? ना कोई हमारे घर आया था ना गया था। फिर भला वो बगैर बताए कहाँ जा सकती थी? थोड़ी देर बाद भाई का फोन आया तो मेरे रूम पे खड़े हो गए। उम्मी ने जैसे ही फोन उठाया, भाई ने पूछा, क्या सदिया घर वापस आ गई है
ये सुनकर उम्मी ने फौरन घबराए हुए लहजे में कहा, बेटा, सदिया वापस आ गई है। तुम जल्दी से घर वापस आ जाओ, मैं तुम्हें पूरी बात बताती हूँ। उम्मी बहुत घबराई हुई थी। वो कहने लगे, ऐसा ना हो कि ये लड़का जाकर पुलिस स्टेशन में शिकायत कर दे। लोग क्या कहेंगे? खानदान भर में हमारी बेइज्जती होकर रह जाएगी। उम्मी की परेशानी से मैं भी वाकिफ थी। अम्मी तो रोने लगी थी। उनका ब्लड प्रेशर खतरनाक हद तक बढ़ चुका था। लेकिन मुझे इस बात की फिक्र सताने लगी कि उम्मी ने भाई से झूठ बोल दिया था कि भाभी घर आ चुकी है। अगर भाई आया और भाभी ना मिली तो क्या होगा? वो तो मजीद गुस्सा करेंगे। मेरे भाई बज़ाहिर नरम मिजाज और तहम्मुल वाले थे, लेकिन अगर कभी गुस्सा आ जाता तो खुद को तकलीफ पहुंचाया करते थे। मैंने कई बार उन्हें ऐसा करते देखा था। भाई के इस अंदाज से मैं बहुत डरती थी। अम्मी का झूठ मुझे बहुत परेशान कर रहा था। मैंने उम्मी से कहा, उम्मी अपने भाई से झूठ तो बोल दिया, लेकिन जब वो घर आया तो क्या होगा? घर में तो सदिया भाभी मौजूद ही नहीं है। उम्मी कहने लगे, इसका भी हल है मेरे पास। बस तुम अपनी जुबान बंद रखना। किसी तरह आज रात इज्जत बच जाए, फिर सुबह देखी जाएगी क्या होता है। उम्मी कुछ सोच रही थी और मैं उनका चेहरा देख रही थी, वो करने क्या वाली है। थोड़ी देर बाद उन्होंने जो किया वो देखकर मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। अम्मी ने मुझे दुल्हन का जोड़ा पहनाया जो बिस्तर पर पड़ा था। मैं हैरत से उम्मी को देख रही थी, वो आखिर क्या चाहती है। मेरे पसीने छूट रहे थे और वो मेरा मेकअप जल्दी जल्दी कर रही थी। मैंने उम्मी का हाथ रोकना चाहा तो उन्होंने झटक कर मुझे थप्पड़ मार दिया। मैं रोने लगी। अम्मी बोले, मुझे जो बेहतर लगेगा मैं वो करूंगी। तुम खामोशी से तमाशा देखो। उम्मी की बातें मेरी समझ से बाहर थी। उन्होंने मुझे दुल्हन की तरह सजाया और सदिया भाभी के सुर्ख आंचल को घूंघट की तरह सर पर डालकर मुझे बिस्तर पर बिठा दिया। उन्होंने कहा, तुम फिक्र मत करो। जब तुम्हारा भाई आए तो उसे उधर मेरे कमरे में भेज देना। मेरे तो सर पर आसमान टूट पड़ा। मैं कहने लगी, उम्मी जानती भी हो कि आप क्या करने वाली हैं। ये सुनकर उम्मी ने एक बार फिर मुझे घूर कर देखा। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मेरे जहन में कई सवालात उठ रहे थे, लेकिन शायद इनमें से किसी का जवाब उम्मी के पास नहीं था। मैं बोझल कदमों से कमरे से बाहर आ गई क्योंकि उम्मी मुझे डांट कर निकाल रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उम्मी क्या करने वाली है। मैं अभी यूं ही बैठी थी कि जोर से दरवाजा खुला और मेरा भाई घर में दाखिल हुआ। अगले ही लम्हे कमरे का दरवाजा बंद हो चुका था। दरवाजा बंद होते ही मेरी सांस रुक गई। अजीब से ख्यालात मेरे दिमाग को चीर रहे थे। नींद तो मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मेरी सांस रुक रही थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मैं बेहोश हो गई। सुबह जब आंख खुली तो मेरे पांव तले से जमीन निकल चुकी थी। मेरे वहम गुमान भी नहीं थे कि क्या हुआ। मैंने सोचा कि शायद कोई ख्वाब था, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका था जब मैं 15 साल की थी। वालिद के बाद घर की सारी जिम्मेदारी कासिम भाई पर आ गई थी। उन्होंने कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से जी नहीं चराया। जो भी काम होता खुशी से कर देते। कभी किसी बात पर रोक टोक नहीं की, ना ही मुझे डांटा। अम्मी जो भी कहती वो खामोशी से मान लेते। शुरू में हमें कुछ मुश्किलात का सामना हुआ क्योंकि अब्बा की वफात के बाद हालात काफी खराब हो चुके थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, भाई की अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई। वो हमसे बहुत कम बोलते थे, हर वक्त खामोश रहते थे। लेकिन अगर कोई काम उनके मिजाज के खिलाफ हो जाता तो वो आग बबूला हो जाते। फिर खुद को तकलीफ देकर अपनी परेशानी कम कर लेते, लेकिन कभी हमें कुछ न कहते। यूं ही धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा।
भाई को जब पहली तनख्वाह मिली तो उन्होंने सारी तनख्वाह लाकर उम्मी के हाथ पर रख दी। कहने लगे, ये लो अम्मी, इस पर तुम्हारा हक है। उम्मी ने वो पैसे देखे तो हैरान रह गई। कहने लगे, नहीं नहीं बेटा, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है, तुम बस मुझे खर्च के लिए कुछ दे दिया करो, बस यही बहुत है। भला मैं इन पैसों का क्या करूंगी? ये सुनकर कासिम भाई ने एक बार फिर वो सारे पैसे उम्मी के हाथ पर रखे और कहा, उम्मी अब इस घर की बड़ी हैन सरबराह है। अब्बा के जाने के बाद सारी जिम्मेदारियां अपने ही संभाल ली हैं। मैं जो पैसे दूंगा अब घर चलाओ और कुछ बचाकर भी रखो ताकि मुस्तकबिल की ज़रूरियात पूरी हो सकें। ये देखकर उम्मी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने वो पैसे भाई से ले लिए और वक्त गुजरता रहा। अब्बा के जाने के बाद तो जैसे मुझे भाई में ही बाप की शफकत और मोहब्बत नजर आती थी। मैं उनका हर काम दिल और जान से किया करती। अम्मी मेरे सामने भाई की बुराई भी किया करती थी तो मैं उन्हें मना करती। कहती, उम्मी, भाई हमारे लिए इतने कुछ करते हैं, अगर वो थोड़ा बहुत गुस्सा कर लेते हैं तो क्या हुआ? वो भी तो अपनी कई ख्वाहिशात छोड़कर हमारे लिए दिन रात एक कर रहे हैं। ये सुनकर उम्मी का मिजाज थोड़ा बहु बदल जाता। भाई की उम्र बढ़ती जा रही थी। वो मुझसे कई साल बड़े थे, लेकिन उम्मी ने शर्त रखी कि पहले मेरी शादी होगी, इसके बाद ही भाई की शादी होगी। भाई को कोई एतराज नहीं था। मैंने उम्मी से इसरार किया, उम्मी, क्यों भाई को बुरा कर रही हो? उनके हम उन लड़कों के बच्चे गोद में खेल रहे हैं और आप अभी तक भाई की शादी से इनकारी हो। इस पर उम्मी कहने लगे, मेरे पास अगर पैसे होंगे तो शादी करूंगी ना। वो थोड़े से पैसे देता है, जब ज्यादा पैसे होंगे तभी शादी की तैयारियां की जा सकती हैं। ये सुनकर भाई ने अपनी आधी तनख्वाह उम्मी को देनी शुरू कर दी, लेकिन फिर भी उम्मी की तसल्ली न हुई। भाई के पास जो भी रकम आती उम्मी वो सारी अपने पास रख लेती और भाई को एक एक पैसे के लिए उम्मी से मांगना पड़ता। जब लड़की ढूंढने की बारी आई तो उम्मी कहने लगी, मैं खुद अपने बेटे के लिए चांद सी बहू ढूंढ कर लाऊंगी। चंद ही रोज बाद रिश्ता मिल गया। जब भाई को लड़की दिखाई गई तो उन्होंने कहा, जो लड़की उम्मी को पसंद आएगी इसी से शादी कर दूंगा, मुझे कोई एतराज नहीं है। उम्मी ने भाई के लिए दुल्हन देख ली और शादी के दिन तय हो गए। लेकिन ऐन शादी वाले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसका हम में से किसी को भी यकीन नहीं था। मेरे भाई की दवलकी थी। पूरे मोहल्ले की औरतें हमारे यहाँ आती और खूब हंगामा होता। इसी दौरान उम्मी एक रोज नोटों से भरा हुआ बैग घर लेकर आए। मैं हैरान थी कि उम्मी इतने सारे पैसे कहाँ से लाई हैं। इसे बड़ी एहतियात से उम्मी ने अलमारी में रख दिया और मुझे कसम दी कि कभी भी किसी को बताना नहीं। लेकिन मेरे पेट में बात नहीं रहती थी। अगले ही दिनों में सबको ये खबर लग गई कि अम्मी की अलमारी में बहुत सारे पैसे पड़े हैं। ना जाने किसकी नजर लग गई। ऐन शादी से एक दिन पहले वो नोटों वाला बैग चोरी हो गया। किसने चुराया, कहाँ गया, किसी को पता ना चला। अम्मी सहन में बैठकर सर पकड़कर रोने लगी। कहने लगे, ये क्या हो गया? मेरे बेटे की सारी जमा पूंजी लूट गई। जब ये बात लड़की वालों को पता चली तो उन्होंने साफ कह दिया, हमें पैसों से कोई गरज नहीं है, बस आप हमारी बेटी को इज्जत दीजिए, हमारे लिए यही बहुत है। ये सुनकर भाई भी शर्मिंदा थे, लेकिन ऐन मौके पर इतने ज्यादा पैसों का इंतजाम भी नहीं किया जा सकता था। और अब जब शादी हुई तो दुल्हन ही भाग गई। आखिर इसके पीछे क्या चक्कर था? हम ये सोचकर हैरान हो रहे थे कि ऊपर से उम्मी का मुझे दुल्हन जैसा हुलिया बनाकर भाई के कमरे में बिठा देना, मेरा तो दिमाग घूम कर रह गया था। लेकिन शादी के अगले रोज मुझे भाई की चीख व पुकार सुनाई दी। इस कदर बुलंद आवाज में चीख रहे थे कि मैं हड़बड़ा कर बैठ गई। फौरन आंखें मिलते हुए बाहर निकली तो रात का मंजर याद आया। रात को तो मैं भाई के कमरे में सोई थी।
सुबह जब कमरे से बाहर निकली तो सामने ही भाई और सदिया भाभी बैठे मुस्कुरा रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूं। भाई शर्मिंदा से होकर उठकर चले गए। अम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा और कमरे में ले गई। फिर अम्मी ने जो कहानी सुनाई, मेरे रूंगटे खड़े हो गए। दरअसल भाभी बहुत खूबसूरत तो थी, लेकिन उन्हें दौरे पड़ते थे। बचपन में उनके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ था कि जब भी कोई मर्द उनके करीब आता, वो चलाने लगती। शादी वाली रात जब भाई भाभी के कमरे में गए तो वो डर के मारे घर से भागकर अपने मैके चली गई। इनकी हालत इतनी खराब थी कि घर वाले उन्हें अस्पताल ले गए। वो लोग उलझन में थे क्योंकि जब भाई भाभी का पता करने उनके मैके गए तो उन्होंने जानबूझकर झूठ बोला कि सदिया यहाँ नहीं है। भाई वापस आ गए, लेकिन घर आते ही उम्मी ने सारी बात खोलकर भाई को बता दी थी। सदिया भाभी के घर वालों ने पहले ही उम्मी को बता दिया था कि उनकी लड़की को दौरे पड़ते हैं, इसलिए उन्होंने जहेज के साथ साथ बैग भरकर उम्मी को थमा दिया था, जिसकी वजह से उम्मी ने भाभी को कबूल कर लिया था। कहीं ना कहीं उम्मी ने चाल चली थी, लेकिन इस में भाई का भी फायदा था। बाद में पता चला कि उम्मी ने डर के मारे वो बैग खुद ही छुपा लिया था ताकि कहीं चोरी ना हो जाए, क्योंकि इसमें 50 करोड़ रुपए थे। रात को जब भाई घर आए तो उम्मी ने सारी कहानी उन्हें सुना दी। भाई को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन जब 50 करोड़ का जिक्र सुना तो उनका सारा गुस्सा ठंडा हो गया। आहिस्ता आहिस्ता भाभी का कई महीनों तक इलाज चलता रहा और वो भाई के करीब जाने के काबिल हो सकी। लेकिन वो खुद आज भी एक नाजुक मिजाज सी लड़की है और भाई को बहुत प्यार से उनके करीब जाना पड़ता है, वरना जब भाभी को दौरा पड़ जाए तो भाई के भी पसीने छूट जाते हैं। कुछ अरसे बाद भाई ने उन पैसों से कारोबार शुरू किया और देखते ही देखते पैसे से पैसा बनता चला गया। हम लोगों का स्टेटस भी बदल चुका था। फिर मेरे लिए बाहर से एक रिश्ता आया। भाई ने छानबीन के बाद फौरन हाँ कर दी। वो लोग खासे अमीर थे। मैं अपने शौहर के साथ दुबई में सेटल हो गई। भाभी के अब 3 बच्चे हो चुके थे। सब खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। हे कर सकता हूँ